अगर तुम टॉप करना चाहते हो तो अप्रैल के मंथ को इग्नोर मत करना। क्या होती है बेस्ट अप्रोच, बेस्ट स्ट्रैटेजी? शुरुआत में इन गलतियों को मत करना। हे एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। जो भी बच्चे मुझसे क्लास 11 में पढ़े थे और आप क्लास 12 पर भी मुझ पर भरोसा कर रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। और हो सकता है आज हम पहली बार मिल रहे हो, इस वीडियो पे तुमने गलती से क्लिक करा हो, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मेरे भाई, ये जो चैनल तुम देख रहे हो ये मेरा चैनल नहीं है, तुम्हारा अपना चैनल है। इस चैनल पे मैं वही वीडियो, वही कंटेंट लेकर आता हूं जो तुम नीचे कमेंट करते हो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिल्कुल स्टार्टिंग से अप्रैल के महीने से अगर हमें टॉप करना है तो क्या हमारी बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या बेस्ट बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए, कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है ताकि हम अपनी क्लास में टॉप कर पाए। और अगर 11th में खराब मार्क्स है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट वीक है, ठीक है, बेस हिला हुआ है, या क्लास 11 बिल्कुल ही इग्नोर करी हुई थी, किसी भी सब्जेक्ट में बता रहा हूं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम मुझ पे भरोसा करते हो तो जेन्युइनली बता रहा हूं, इतने अच्छे से कराऊंगा ना तीनों के तीनों सब्जेक्ट कि क्लास 12th में अगर मेहनत कर ली, स्टार्टिंग का टाइम है, तुम कंफर्म टॉप करोगे। तो डिस्कस करते हैं अप्रैल रोड मैप को और शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अकाउंटेंसी की। हर एक चीज बता रहा हूं, पूरा तुम्हारा ओवरव्यू हो जाएगा तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी, पढ़ना कैसे है, तीनों सब्जेक्ट की बात करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे हमारे सबसे मेन, सबसे खतरनाक, जिससे हमें डर लगता रहा है पूरी 11th, और वो है अकाउंट्स। देखो, अब की बारी आपकी 3 बुक्स है, मैं मान के चल रहा हूं तुम्हें कुछ नहीं पता, हो सकता है जो बताऊं तुम्हें इनमें से कुछ बातें पता हो, लेकिन 100% बता रहा हूं सारी बातें तुम्हें नहीं पता होंगी, बड़ी काम की चीज अभी तुम्हें बताऊंगा। देखो, सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, और ओवरव्यू यही है भाई, तुम्हारी 3 बुक्स हैं और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग यही वाली बुक पढ़ रहे होगे क्योंकि मार्केट में ये वाली बुक आई है। कंपनी की बुक 2-3 महीने 4 महीने लेट आती है, जब आएगी ये तब खरीद लेना। एनालिसिस वाली बुक मुझे नहीं पता अगर तुम्हारे पास है या नहीं है, बट ये बुक भी यूजुअली बाद में पढ़ाई जाती है बहुत सारे स्कूल्स में, लेकिन कुछ बुक्स में एनालिसिस वाली बुक सबसे पहले भी करा देते हैं। अब सबसे पहले तुम्हें ये समझना, तुम्हारे पास 3 बुक है, तुम्हारा जो एग्जाम आएगा 2 पार्ट्स में आएगा, पार्ट ए पार्ट, मतलब पेपर एक ही दिन होगा, एक ही पेपर है, 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए तुम्हारा रहेगा पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स का। ये पार्टनरशिप की, जिसमें फंडामेंटल चैप्टर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर तुमने पढ़ना चालू करा है तो वो पार्टनरशिप वाली बुक है। ये वाली किताब तुम्हारी आएगी 36 मार्क्स की। कंपनी वाली बुक तुम्हारी आती है 24 मार्क्स की, और ये पूरा पार्ट ए तुम्हारा कितने का हो जाएगा, 60 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो 60 नंबर की ये 2 किताबें आती हैं। एनालिसिस वाली बुक तुम्हारा पूरा पार्ट बी होता है, पूरा पार्ट बी होता है, और मैं तुम्हें बता दूं ये तुम्हारा आएगा 20 मार्क्स का। तो टोटल एग्जाम अपना कितने का हो गया, 80 का हो गया। अकाउंट्स का पेपर होगा 80 का। लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें अगर, तो एनालिसिस वाली बुक जब तुम पढ़ने बैठोगे, पहली बार जब तुम पढ़ोगे तुम्हें मुश्किल लगेगी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं पेपर में ये ईजी आती है। अगर बोर्ड का पेपर उठाओगे, कोई भी साल का उठा लो, एनालिसिस वाली बुक से सारे सवाल आसान ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम पढ़ने बैठेंगे ये बुक हमें मुश्किल लगेगी, ये चीज मैं तुम्हें बता दूं। कंपनी की बुक्स, अगेन कंपनी की बुक तुम्हें पढ़ने टाइम मुश्किल लगेगी, और इसका क्वेश्चन भी इजी भी आ जाता है, मीडियम भी आ जाता है, हार्ड भी आ जाता है। तो कंपनी की बुक वैसे तुम्हारे को मुश्किल लगेगी, तो ये तुम डिफिकल्ट मान सकते हो, ये वाली बुक तुम्हारी मुश्किल है। पार्टनरशिप तुमने अगर पढ़नी चालू कर दी तो मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स, ये मुश्किल है। इसके बाद ये मतलब मुश्किल लग सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट, और फिर ना हम स्विच कर गए। 11th में क्या था, इजी था, अगर तुम कंपेयर करोगे 12th के अकाउंट से तो 11th काफी आसान थी। लेकिन पार्टनरशिप पहला चैप्टर ही बहुत बड़ा आ रहा है भाई, 80-90 क्वेश्चन है, ठीक है, तो काफी ज्यादा लोड हो जाता है, एकदम से हमारे ऊपर लोड पड़ जाता है। तो पहला चैप्टर इसका मुश्किल है, बट ओवरऑल पार्टनरशिप आसान है। और अब इसमें मैं तुम्हें बता दूं, इसका जो क्वेश्चन आता है यहां से भी तुम्हारे को मीडियम से हार्ड लेवल का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, पेपर में। तो मोटा मोटा अगर आपको टॉप करना है, 80 on 80 लाने हैं, तो एग्जामिनर यानी कि जो सीबीएसई का पेपर आता है, जो तुम्हें फंसाएगा, जो 1-2 नंबर का पेपर मुश्किल बनाएगा, वो पार्टनरशिप या कंपनी में से बना देगा ताकि तुम गलती करो और 80 से तुम कहाँ आ जाओ, 79। अगर 80 से 79 आ गए तो 99 पे हो गए, 100 पे नहीं पहुंचोगे। वो वाली बुक होती है आसान। अब हम बात करते हैं कि क्या गलतियां तुमने नहीं करनी। अब देखो, तुम अप्रैल से पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम सिंसियर हो, तुम पूरा वीडियो देख रहे हो तो सिंसियर तो तुम हो। अब क्या गलतियां ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पढ़ भी रहे हो, नंबर ऑफ आवर्स भी तुम लगा रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, सब सोच रहे हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसी गलतियां हो सकती है जो तुमने नहीं करनी। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आपको, मैं तुम्हें एग्जाम्पल के जरिए बता दूं कि हमें ना कॉन्सेप्ट पे बड़ा ध्यान देना है। अकाउंट्स में तुम्हें कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और फिर ध्यान देना है क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पे गलती ये होती है कि जब तुम क्वेश्चंस कर लेते हो ना, मान लो तुमने टीएस ग्रेवाल के 70-80 क्वेश्चन सारे कर लिए,
क्या उसको करने के बाद भी तुम कंफर्म हो कि तुम्हारे आएंगे ही आएंगे फुल मार्क्स या तुम पक्का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? तो मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पर भी एक हमारा लूप होल रह जाता है। अगर तुमने मान लो क्वेश्चन सारे कर भी लिए ना, तो आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमने फंडामेंटल चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं थोड़ा थोड़ा तुमने देख लिया है चैप्टर। तो आईओसी निकालने के लिए तुम्हारे को क्या सारे केसेस करें? जैसे मान लो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का अगर क्वेश्चन आया तो क्या तुम आईओसी निकाल सकते हो? फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन आया तो क्या तुम आईओसी निकाल सकते हो? और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और उसी क्वेश्चन में ड्राइंग्स आपको गिवन है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी गिवन है, ठीक है, और उसी क्वेश्चन में ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी गिवन है, क्या तुम आईओसी निकाल लोगे? अगर वो क्वेश्चन में तुम्हें अच्छे से फंसाए, क्लोजिंग कैपिटल भी दे दे कि ओपनिंग भी निकालो और ड्राइंग्स भी कौन सी क्वेश्चन में दे देगा, अगेंस्ट कैपिटल अगेंस्ट प्रॉफिट वाली भी दे देगा, तो क्या तुम आईओसी निकाल सकते हो? और अगर इसी क्वेश्चन में बोल दे भाई ये वाली दोनों ड्राइंग्स देखे कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी निकाल के दो, क्या तुम निकाल सकते हो? और मुश्किल करने के लिए वो फिक्स या फ्लक्चुएटिंग भी डाल देगा उसी क्वेश्चन में। तो कहने का मतलब ये, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, कहने का मतलब ये है कि हम अकाउंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस तो करते हैं लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट्स वीक रह जाते हैं और फिर एग्जाम में कोई वैसा सा क्वेश्चन आता है जो तुम्हें लगता है यार ये कर तो लूंगा, फिर आंसर मैच नहीं होता और समझ नहीं आ रहा क्यों आंसर मैच नहीं हो रहा। तो उसका रीजन होता है ये, ठीक है। और ये चीज अभी मैंने तुम्हारे लिए फॉर एग्जाम्पल लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इसलिए क्योंकि पहला चैप्टर और पहला ही कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं। ऐसे ही हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट है, तुम कोई भी चैप्टर उठा लो, एडमिशन चैप्टर में रीवैल्यूएशन अकाउंट तुम अगर देखोगे उसमें भी बड़ा कॉन्सेप्ट है, ऐसे करके पूरे अकाउंट में बहुत कॉन्सेप्ट है। तो अंधाधुन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, चाहे टीएस ग्रेवाल उठाओ चाहे डीके गोल उठाओ, अंधाधुन क्वेश्चन सॉल्व करने से देखो टॉप नहीं कर सकते, अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, अच्छे मार्क्स आएंगे लेकिन टॉप नहीं कर पाओगे। 100 लाने हैं या बिल्कुल तुम चाहते हो नहीं 99 तक आए 98 तक आए, तो आपको कॉन्सेप्ट पे पूरा ध्यान देना है। तो ये गलती का बिल्कुल आपको ध्यान देना पड़ना है। तो अब बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स की। देखो इकोनॉमिक्स में आपको मेरे भाई पेपर आपका वही 80 मार्क्स का है, ठीक है, पेपर आपका वही 80 मार्क्स का है। और इसके बाद आपके पास 2 बुक्स मिल चुकी होंगी आपको, मैक्रो की और आईईडी की। तो 80 सॉरी ये तो 40 की आएगी, ठीक है, 80 का तो पेपर है, ये 40 की और ये 40 की। अब कौन सी बुक हमें यूज करनी चाहिए? तो आपके मेरे हिसाब से तो संदीप गर्ग यूज करनी चाहिए दोनों के लिए, ठीक है। संदीप गर्ग ले लेना और थ्योरी व्योरी याद करना और तुम्हारा काम बन जाएगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं बता रहा हूँ अभी अप्रैल में कौन सी बुक लेनी चाहिए, संदीप गर्ग। अकाउंट्स में अगर तुमने कोई भी बुक ली है, टीएस या डीके, कोई भी बुक ले लो, दोनों की दोनों बड़ी प्यारी बुक्स हैं, कोई भी बुक ले लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम कॉमन मिस्टेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि आपका जो पेपर है ना, पेपर, इसके अगर तुम क्वेश्चन देखोगे इकोनॉमिक्स के, बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है, ट्विस्टेड क्वेश्चन, जिसको ये लोग क्या बोलते हैं, हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन। इस पे जोर देना है। अगर आप मान लो बुक में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का तुम आंसर लिख के आ रहे हो, तो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। तुम पुराने पेपर उठा के देखो, सैंपल पेपर उठा के देखो, बोर्ड में टेढ़े क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर में, तो ट्विस्टेड पेपर आता है। तो आपको कोई भी चैप्टर पढ़ो, जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमारा नेशनल इनकम स्टार्ट करा होगा तुम लोगों ने। नेशनल इनकम में तुम्हारे को इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स भी स्ट्रॉन्ग करने हैं और न्यूमेरिकल्स में भी ना बहुत वैरायटी है, तो यहाँ पर भी अगेन आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और अगर आपको हॉट्स में इशू आ रहा है कि भैया अब हम करें कहाँ से, कौन सी बुक से करें, तो हॉट्स के लिए यार तुम मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। वहां पर मैं तुम्हारे को हर एक यूनिट का, मतलब नेशनल इनकम एक यूनिट है तो उसका एक कंबाइंड नोट्स डाल दूंगा और उन नोट्स में तुम्हें हॉट्स क्वेश्चन विद आंसर, ठीक है, प्रॉपर बड़े बेहतरीन नोट्स होंगे, फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बड़े बेहतरीन नोट्स है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। तो अगर आप चैप्टर अपना पढ़ रहे हो, कहीं से भी समझ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके बाद तुम मेरे नोट्स जरूर कर लेना। और जब तुम वो नोट्स कर लोगे ना तो तुम्हारी ये हॉट्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर बिना हॉट्स करे मत जंप करना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अब बात करेंगे बिजनेस स्टडीज की। बिजनेस स्टडीज में तुम्हें बता दूं पार्ट ए और पार्ट बी है। पूरा पेपर की अगर बात करें तो 80 मार्क्स का आता है और जो पार्ट ए है या तुम्हारी जो फर्स्ट बुक है, ठीक है, मैनेजमेंट वाली, ये आती है तुम्हारी 50 मार्क्स की। और जो हमारी नेक्स्ट बुक है पार्ट बी, ये हमारी आती है 30 मार्क्स की। सबसे पहले तो मैं बता दूं लर्निंग हमारे को कैसे करनी है। देखो लर्निंग आपको अगेन बिजनेस स्टडीज में मैं आपको बता देता हूं 50
50% तो आपको बुकिश लैंग्वेज याद करनी है। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, देखो अगर मैं मिनिमम बोल रहा हूँ तो ये मिनिमम है। 50% बुकिश लैंग्वेज आपको याद करनी है, 50% तुम बना सकते हो। कोई भी बच्चा ये मत सोचना कि मैंने बोला है अपनी बनाना इज अ गुड थिंग, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा अपनी लैंग्वेज बनाना बहुत अच्छी चीज़ है, मैं एनकरेज नहीं करा। अगर आपकी लर्निंग पावर वीक है तो मैं ये कह रहा हूँ यार आधा आंसर तो बुकिश लैंग्वेज का होना चाहिए, ठीक है। मैं एनकरेज नहीं कर रहा कि आप आधा तो अपने आप ही बना लो, आपको पूरा याद होता है पूरा याद करो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये लर्निंग रिलेटेड हो गई। दूसरी चीज बुक कौन सी ले, भाई मैं यहाँ पे इतना बड़ा लिख रहा हूँ ना, इसमें गलती से भी रेफरेंस बुक्स के चक्कर में मत पड़ जाना। बहुत बड़ा रीजन है इस चीज का। एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज में गोल्ड माइन होती है, गोल्ड माइन। अब दिक्कत क्या है, जो आपको केस स्टडी आती है ना पेपर में, केस स्टडीज अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जो तुम्हारा स्ट्रक्चर रहता है बिजनेस स्टडीज का, इसमें 50% पेपर, ठीक है, 50% पेपर आपका केस स्टडीज बेस्ड होता है, ठीक है। 50% पेपर आपका केस स्टडी बेस्ड होता है और 50% पेपर आपका डायरेक्ट होता है, ठीक है। 50% पेपर डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट का मतलब मेरे भाई ये होता है कि भाई वो डायरेक्टली आपसे सवाल पूछेगा, भाई प्रोसेस बता दो, भाई नेचर बता दो, या सिग्निफिकेंस बता दो, या लिमिटेशन बता दो। वो डायरेक्टली पूछेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। सबको पता चल जाएगा कि भाई पूछ क्या रहा है। जो आपका इनडायरेक्ट होता है वो होता है केस स्टडी। तो आधा पेपर आपका केस स्टडी वाला आता है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का ये रोल है कि डायरेक्टली एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हो उसकी कोई लैंग्वेज उठा देगा। डायरेक्टली जो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं सेम टू सेम एनसीईआरटी की लैंग्वेज उठाएगा। और पता है कैसे क्वेश्चन पूछेगा? क्वेश्चन वो पूछेगा आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट एंड देन एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। तो अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो आप इंपॉर्टेंस क्या एक्सप्लेन करोगे? तो आपको यह समझना है कि एनसीईआरटी की रीडिंग, जो आपको किताब की रीडिंग करनी है, डायरेक्टली कोई भी नोट्स में से रटने मत लग जाना आंसर कि डायरेक्टली आंसर याद करूंगा काम हो जाएगा, नहीं। आपको एनसीईआरटी की रीड करनी है लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है आपको और आपका काम तभी बनेगा। तो इस प्रॉब्लम को भी तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए सॉल्व कर दिया है। आपको अगर रीडिंग, देखो रीडिंग में कहूंगा कि यार कर लो यार, नहीं करोगे ना तो दिक्कत है, बट कर लो। लेकिन रीडिंग के बाद बहुत एक बढ़िया चीज मैं तुम्हें दे रहा हूं और वो है मेरे नोट्स। तो व्हाट्सएप चैनल पर जाओ, फॉलो कर लेना वहां पे, और टाइम टू टाइम हर एक चैप्टर के केस स्टडी वाले नोट्स आएंगे। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, उठा के मैंने बहुत सारी केस स्टडीज बनाई हैं। अगर तुम उनको कर लोगे ना तो तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी से जितनी केस स्टडीज बन सकती है सारी की सारी कवर हो जाएंगी। तो ये था मेरा तुम लोगों के लिए अप्रैल का रोड मैप। पढ़ाई करनी चालू कर दो, टाइम वेस्ट ना करो। अकाउंट्स में अपना फंडामेंटल चैप्टर स्टार्ट कर दो, इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम स्टार्ट कर दो, बिजनेस स्टडीज में नेचर, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट कर दो और साथ साथ याद करो। व्हाट्सएप फॉलो कर लो, नोट्स वगैरह डाउनलोड करो, उनमें से पढ़ना चालू करो। और अप्रैल का मंथ है यार, वेस्ट मत करो। देखो एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है। बाद में जब हम टाइम वेस्ट करते हैं ना तो हमें यही याद आता है यार कि इतना टाइम था और अब मेरे पास सिर्फ कुछ दिन बचे, अब मैं क्या करूं। तो वहां तक अपनी नौबत, अगर आज तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं नहीं चाहता यार तुम वो बच्चे बनो जो इस चैनल पर बाद में कमेंट करे कि भैया मेरे को पास करा दो, मेरे को भैया टॉप करना है, दिन कम बचे, मैं क्या करूं। तो यार वो मैं नहीं चाहता कि वो तुम बच्चे बनो। तो मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। कोई भी डाउट है, सजेशन है तो नीचे कमेंट करने में बिल्कुल भी नहीं शर्माना है तुमने।